है कि हमारे पास एक बीकर है, हमने इसमें पानी लिया और हमने इसको जमाना शुरू किया, बर्फ में कन्वर्ट करना शुरू किया। हमें मालूम है कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे T0 A चेक करो, T0 A बॉक्स में लो, T0 A बॉक्स में लो, एलएफसी लिखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे T0 A का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो है 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमने इसमें डाला नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, पानी में ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, ग्लाइकॉल, नमक कुछ भी डाल दो, सॉल्यूशन तैयार हो गया। इसको फ्रीज करना शुरू किया, देखा इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है -3 डिग्री सेल्सियस। टीएस बॉक्स में लो, एरो खींच के लिखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो पानी फ्रीज करता है 0 पे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। दिस ग्राविट, दिस डिक्रीज इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, उसका सिंबल है डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी आपको बताइए चेंज ऑफ टेंपरेचर, एफ का मतलब क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट में। और बड़ा माइनस छोटे का कांसेप्ट होता है, आपकी बार ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सॉल्वेंट का, और कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सॉल्यूशन का। तो बड़ा माइनस छोटा, हमेशा याद रखो, कोई रट्टा नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। डेल्टा टी भी होता है टीएस माइनस T0 A, क्योंकि टीएस बड़ा होता है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बड़ा होता है, बड़ा माइनस छोटा। डेल्टा पी निकालते हैं P0 A माइनस पीएस, क्योंकि P0 A बड़ा होता है। तो चेंज में बिल्कुल क्लैरिटी है, बड़ा माइनस छोटा। तो ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट पानी का था, कम फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है। दिस इज कॉल्ड एज ग्राविट, डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जैसे डेल्टा टीबी का फॉर्मुला था, वैसे ही डेल्टा टीएफ का फॉर्मुला है। डेल्टा टीबी का क्या फॉर्मुला था, केबी इंटू एम, इसका फॉर्मुला है डेल्टा टीएफ का केएफ इंटू एम। बोलो डेल्टा टीएफ क्या है, बोलो सारे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ क्या है, केबी क्या होता था, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसे केएफ यहाँ पे है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती थी, सॉल्वेंट पे। इसकी डिपेंड किस पे करेगी, सॉल्वेंट पे। ये हमेशा दिया हुआ है। यहाँ पे एम क्या था, मोलालिटी, यहाँ भी एम क्या है, मोलालिटी। चेक करो, तभी कहते हैं कि डिप्रेशन और एलिवेशन के कांसेप्ट सेम होते हैं। हाँ, अलग अलग सिद्धांत है, लेकिन फॉर्मुले सेम है, सोच सेम है, अप्रोच सेम है। वहां पे आप सॉल्यूशन को उबाल रहे थे, यहाँ पे आप सॉल्यूशन को जमा रहे हो। वहां पे बॉइल कर रहे थे, यहाँ पे फ्रीज कर रहे हो। तो बेसिक्स विल रिमेन सेम, फॉर्मुले की लुक विल रिमेन सेम, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका विल रिमेन सेम। नेक्स्ट पेज पे आओ, लिखा हुआ है केएफ को बोलते हैं एक नाम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दूसरा नाम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसको निकालने का ये भी एक फॉर्मुला है जिस पे आज तक कोई न्यूमेरिकल नहीं आया। MaR T0 A स्क्वायर 1000 डेल्टा H फ्यूजन H। चेक करो, Ma क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R गैस कांस्टेंट है, T0 A क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन, और डेल्टा H फ्यूजन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, लिखो ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट। इस पे आज तक कभी कोई न्यूमेरिकल नहीं आया। इसको हम नवंबर में दिसंबर में जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो एक आधा क्वेश्चन जरूर करवाएंगे। फिलहाल सिर्फ दिखा रहे हैं, एनसीईआरटी कहती है केएफ निकालने का ये भी एक फॉर्मुला है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इस पे। सच हमें शिक्षा ये मिलती है केएफ निकालते वक्त जो जो डाटा यूज हो रहा है वो सिर्फ सॉल्वेंट का हो रहा है। मोलर मास सॉल्वेंट का, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब पिघलाने में कितनी हीट लगी वो भी सॉल्वेंट की। इसीलिए कहते हैं केएफ की वैल्यू सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। सभी का केएफ आपको दिया हुआ, आपको किसी का केएफ याद नहीं करना। नेक्स्ट 149 आ रहा है, ग्राफ फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये ग्राफ समझ में बच्चों को कम आता है, बहुत बार 5-10 बार बना के देखोगे तो शायद समझ में आए, आसान नहीं है ये ग्राफ। यहाँ वेपर प्रेशर है, यहाँ टेम्परेचर है। पहली अंडरस्टैंडिंग उल्टा ग्राफ पढ़ना है, ये आपको रीड करना है इस डायरेक्शन में, कुछ लिखना नहीं है, बस आप देखो पहले, कुछ नहीं लिखना। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है। एलिवेशन का भी ग्राफ इन दोनों के बीच में था, डिप्रेशन का भी ग्राफ इन दोनों के बीच में है। ये ग्राफ उल्टा रीड करना है आपको, इस तरफ आना है, क्योंकि आप टेम्परेचर घटा रहे हो, फ्रीजिंग कर रहे हो, आपके पास सॉल्यूशन था, आपके पास पानी था, आप उसको जमा रहे हो, यू आर डिक्रीजिंग टेम्परेचर। वेपर प्रेशर के बारे में आपको सिखाया था, इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बोलो वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता है, उल्टा घटाते हैं तो घटता है। यहाँ पे देखो, ये सॉल्वेंट है, चेक करो, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, देखो मैं टेम्परेचर कम कर, इधर आओ, मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर हाइट, हाइट क्या दिखाती है, वेपर प्रेशर। मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, उल्टा आओ, हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, देखो वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। ये आपका सॉल्वेंट है, आपका सॉल्वेंट लिक्विड है, उसका टेम्परेचर था लेट्स सपोज 30 डिग्री सेल्सियस, फिर अभी भी लिक्विड है, 20 हो गया, अभी भी लिक्विड है, 10 हो गया, अभी भी लिक्विड है, 5 हो गया, अभी भी लिक्विड है, 1 डिग्री हो गया, पानी की बात कर रहा हूँ। और फिर 0 पे क्या होगा, 0 पे क्या होगा, ये जम जाएगा। जैसे ही लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, वेपर प्रेशर एकदम घट जाएगा। बोलो क्यों, जैसे ही लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, फ्रीजिंग चल रही है ना, लिक्विड और सॉलिड, क्या लगता है किसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता होगा, सॉलिड का वेपर प्रेशर कम होता है, सॉलिड में से वेपर्स कम निकलते हैं, लिक्विड वेपर जल्दी बनाता है। जैसे ही लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ये ग्राफ एकदम ऐसे हो जाता है। तो बच्चे समझ नहीं पाते ये क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया, अब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो ग्राफ झटका आ गया। तो ग्राफ की शेप में चेंज आ जाता है। शेप में चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि लिक्विड हैज टर्न्ड इनटू सॉलिड। सॉलिड के वेपर प्रेशर एक्सट्रीमली लो होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड। अगर ये लिक्विड रहता तो इस पाथ पे चलता, क्योंकि ये सॉलिड हो गया, एकदम गिरावट आ गई। दिस इज कॉल्ड शार्प डिप। जिस पॉइंट पे ये झटका लगा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, T0 A। चेक करो, कुछ नहीं लिखना, यहाँ देखो कुछ नहीं लिखना। जिस पॉइंट पे ये झटका लगा है, दिस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हुआ, लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज T0 A, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आपने क्या सीखा था, सॉल्यूशन की लाइन हमेशा सॉल्वेंट से पीछे होती है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो आप देखो, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये नमक वाला पानी, चीनी वाला पानी, ग्लूकोज डाल दो, यूरिया डाल दो, ये सॉल्यूशन है। इसका टेम्परेचर आप कम कर रहे हो, नमक वाले पानी का टेम्परेचर आप कम कर रहे हो। टेम्परेचर कम करने पे वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, वेपर प्रेशर घट रहा है। देखो ग्राफ की हाइट, नीचे आ रहे हो, उल्टा ग्राफ पढ़ो, नीचे आ रहे हो। ये आपका सॉल्यूशन है, ये लिक्विड है, अभी भी लिक्विड है, अभी भी लिक्विड है, अभी भी लिक्विड है, 1 डिग्री आ गया, अभी भी लिक्विड है। और उसके बाद ये इसके साथ हम ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने का मतलब क्या है, ये भी क्या कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो कई बच्चे ये भी समझ पाते हैं कि ज्वाइन नहीं करा है, दोनों सॉलिड में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो वेपर प्रेशर में डिफरेंस नहीं आता जाता। सॉलिड के वेपर प्रेशर में, सॉलिड वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, तो डिफरेंस क्या आएगा उसमें। तो जैसे ये आपका बर्फ में कन्वर्ट हो गया था, ऐसे आपका सॉल्यूशन भी बर्फ में कन्वर्ट हो गया। नमक वाला पानी जम गया या चीनी वाला पानी जम गया, जिस पॉइंट पे वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको जब ग्राफ बनाना है तो आपको फिर से 2 लाइनें दिखानी है। मैं रिपीट कर दूं, ये एलिवेशन का ग्राफ था, ये एलिवेशन का ग्राफ था। यहाँ भी 2 आपकी लाइनें थी, ये आपके सॉल्वेंट की लाइन थी और ये आपके सॉल्यूशन की लाइन थी। दोनों के वेपर प्रेशर बढ़ रहे थे, जहां हम लोग हीट कर रहे थे तो बढ़ रहे थे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। 1 atm यहाँ पे क्रूशियल था, क्योंकि 1 atm पे जो टेम्परेचर होता है दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये आसान था ग्राफ। यहाँ भी 2 लाइनें हैं, यहाँ भी 2 लाइनें। आपकी पढ़ाई में एक ही कमी है, यू नॉट राइटिंग। आपको समझ नहीं आ पा रही बात की पढ़ाई तपस्या है। वन शॉट देके, शॉर्टकट पढ़ के, कभी ना पढ़ा कभी पढ़ा, हर चीज हम नहीं पढ़ा सकते आपको। कुछ अपने आप से आनी है, डेरिवेशन अपने आप से आने। कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग। ये ग्राफ तंग करते हैं, अगर आप ग्राफ इकट्ठे सारे बना के प्रैक्टिस करो, 4-5 ग्राफ चैप्टर में, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ये आपका सॉल्वेंट की लाइन है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, पानी लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, उल्टा ग्राफ पढ़ना है, रिवर्स। आप टेम्परेचर घटा रहे हो, वेपर प्रेशर घटता जा रहा है।
वेपर प्रेशर घटता जा रहा है, उसके बाद एक जर्क लगा ग्राफ में। वो जर्क क्या है, ऐसे ग्राफ की शेप क्यों बदली, क्योंकि यहां तक लिक्विड था, यहां पे क्या हो गया सॉलिड। जिस टेंपरेचर पे ये बदलाव हुआ वही तो फ्रीजिंग पॉइंट है, टी नॉट ए, टी नॉट ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये आपका सॉल्यूशन की लाइन है, सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है, लिक्विड 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 लिक्विड, वो भी एक समय के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। ये देखो यहां तक ये लिक्विड था, यहां पे हो गया सॉलिड, तो दोनों के सॉलिड की लाइन मच करी हुई है, क्योंकि सॉलिड के वेपर प्रेशर बहुत ही कम होते हैं, तो लगभग सेम ही हो गए। जिस पॉइंट पे आपका सॉल्यूशन लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, दिस इज कॉल्ड एज टीएस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर दिख रहा है यहाँ पे आपको, टीएस कम है, टी नॉट ए ज्यादा है, टीएस कम है, टी नॉट ज्यादा है, इनका डिफरेंस को क्या बोलते हैं डेल्टा टीएफ। देखो ये बनाया हुआ, चेक करो 149, चेक करो। तो सॉल्वेंट आपका लिक्विड था, आप उसको जमा रहे थे, जर्क आया ग्राफ में, वो कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। जिस टेंपरेचर पे ये अचीव हुआ वो टी नॉट है। ऐसे ही सॉल्यूशन भी आपका लिक्विड था, उसको भी आप जमा रहे थे, वो भी एक समय के बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, जिस पे ये चेंज आया वो है टीएस। दोनों में डिफरेंस जो है वो कहलाता है डेल्टा टीएफ। ये सेम ग्राफ आप सामने बनाओगे 150 पेज पे, 150 पेज पे आ जाओ, आप दोबारा से ग्राफ बनाना है, ये फाइनल ग्राफ है, अभी आप मत बनाओ, पहले देख लो फिर से क्लियर समझ लो। ये है वेपर प्रेशर, यहाँ पे है टेम्परेचर, ये पहली लाइन आपकी आ रही है सॉल्वेंट की, यहाँ देखो ये आपके सॉल्वेंट की लाइन है। ग्राफ उल्टा बनाना है, उल्टा ही पढ़ना है। ये आपका सॉल्वेंट चल रहा है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड था, जिस टेंपरेचर पे वो यहाँ तक सब लिक्विड है, आप चाहो तो अपने लिए ये एल लिख लेना जब बनाओगे अभी, इसका मतलब है यहाँ तक वो लिक्विड है, हालांकि टेंपरेचर कम होता जा रहा है। इस पॉइंट में वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, अब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, सीधे जिस पॉइंट पे वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, जिस पॉइंट पे वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज टी नॉट ए, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। थोड़ा पहले लेता हूं ताकि जगह बन जाए आपके पास। यहाँ तक लिक्विड था, अब ये कन्वर्ट हो गया सॉलिड में, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज टी नॉट ए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये आपका सॉल्यूशन है। रिलेटिव लोवरिंग का कांसेप्ट कहता है सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का प्रेशर हमेशा कम ही होता है। आप सॉल्यूशन को फ्रीज कर रहे हो, टेंपरेचर घटा रहे हो, वेपर प्रेशर घट रहा है घट रहा है घट रहा है। यहाँ तक आपका सॉल्यूशन भी लिक्विड था, ऐसे लिखते नहीं एग्जाम में, लेकिन अभी आप लिख लो क्योंकि आपको समझने के लिए लड़ रहे हो। अभी यहाँ तक ये लिक्विड था, आप किस में कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। जिस टेंपरेचर पे ये अचीव हुआ, कलर पेन है तो कलर पेन यूज करना, दिस इज कॉल्ड एज टीएस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा टीएफ, व्हिच इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बनाओ नीचे रीजन दिया हुआ है 149 पे, डिप्रेशन का क्या कारण है वो भी आपको नहीं सिखा रहा, आगे बढ़ो, नहीं समझ में आएगा अभी आपको। पेज 151, डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो जैसे आपने केबी डिफाइन किया था वैसे ही इसको डिफाइन करना है। पहले यहाँ देखो डेल्टा टीएफ होता है केएफ इनटू एम। मैंने आपसे कहा था जितने कांस्टेंट्स होते हैं उनकी डेफिनेशन, उनको निकालने का तरीका है। केएफ क्या है, डेल्टा टीएफ। बोलो केएफ क्या है, डेल्टा टीएफ कब, जब जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो जितना डिप्रेशन आता है वही केएफ है। तो अगर आप किसी सॉल्वेंट का केएफ निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, आप एक बीकर लोगे, 1 किलोग्राम पानी लोगे, 1 किलोग्राम पानी लोगे, उसमें 1 मोल नमक या 1 मोल चीनी, 1 मोल सॉल्यूट डालोगे और क्या निकालोगे डेल्टा टीएफ। जो डिप्रेशन आएगा वही केएफ है। देखो इट इज डिफाइंड एज, केएफ क्या है, इट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड, it is defined as depression in freezing point observed when 1 mole of solute is dissolved in, when 1 mole of solute is dissolved in 1 kilogram of solvent, when 1 mole of solute is dissolved in 1 kilogram of solvent। 1 मोल सॉल्यूट अगर हम 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डालें तो जितना फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट देखने को मिलेगी वही केएफ है। ये बना लो, केएफ क्या है, इट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन आ रहा है, ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एंटीफ्रीज इन कार। कार में पानी का इस्तेमाल एज ए कूलेंट होता है। जब कार चलती है, इंजन गर्म हो जाता है, इंजन की हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो पाइपों के थ्रू इंजन में अलग अलग जगह से होकर गुजरता है और इंजन की हीट अपने में एब्जॉर्ब करता है, इंजन की हीट एब्जॉर्ब करता है।
पानी का इस्तेमाल करते हैं एज ए कूलेंट, लेकिन पानी की लिमिटेशन है कि बाहर टेंपरेचर अगर -1 या -2 हुआ तो पानी तो फ्रीज कर जाएगा, क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0। तो ऐसे इलाके जहां पे ठंड बहुत पड़ती है, दिल्ली के एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे इलाके जहां ठंड बहुत पड़ती है, जहां टेंपरेचर 0 से नीचे चला जाता है, तो कार में जो आपने पानी लिया होगा कूलेंट के तौर पे वो जम जाएगा। जम जाने में नुकसान क्या होता है, पानी जमने पे फैलता है, पानी की प्रॉपर्टी है एक्सपैंड ऑन कूलिंग। तो जिन पाइपों में ये गुजर रहा होगा, पाइपों में जमेगा, फैलेगा, पाइपें फोड़ देगा, कूलेंट का बॉक्स होगा, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, बिकॉज आइस का दबाव पड़ेगा, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। कदा का सार पानी को जमने से रोकना है। आज का कांसेप्ट, पानी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। वो पानी जो 0 पे फ्रीज करता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे कम टेंपरेचर पे फ्रीज करेगा। तो ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लाइकॉल एक तो लिक्विड है, हाईली वाटर सॉल्युबल है, सस्ता भी है, कई सारी प्रॉपर्टीज होती है जब इंडस्ट्री में कोई चीज यूज होती है। तो ग्लाइकॉल इज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और आप चेक करो, ग्लाइकॉल इज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ऑन एडिंग ग्लाइकॉल इन वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, हेंस वाटर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्रीजिंग इनटू आइस। अगर आप 35% V by V ग्लाइकॉल यूज करते हो, V by V याद है, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे बढ़ेंगे, 35 ml ऑफ ग्लाइकॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो पानी कितना हुआ 65। तो अगर आपको कूलेंट मिक्सचर बनाना है तो आप क्या करोगे, 65 ml पानी ले लो, 35 ml ग्लाइकॉल ले लो, दोनों को मिक्स कर दो। पानी कितने पे फ्रीज करता है, 0 पे। दिस इज गोइंग टू फ्रीज एट -17.6। इसका मतलब बाहर टेंपरेचर -1 हो गया, ये फ्रीज नहीं करेगा, -10 हो गया, ये फ्रीज नहीं करेगा, -15 हो गया, ये फ्रीज नहीं करेगा। और ये रेशो बदलती रहती है। अगर कहीं टेंपरेचर -35 तक जाता है, इस रेशो को और बदल देते हैं और ग्लाइकॉल डाल दो। जितना ग्लाइकॉल डालते जाओगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट डिप करता चला जाएगा। नेक्स्ट, NaCl और कैल्शियम क्लोराइड इज स्प्रिंकल्ड ओवर आइस टू क्लियर रोड। अगेन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, दिल्ली में तो बर्फ नहीं पड़ती, लेकिन अगेन कश्मीर हो गया या बाकी पहाड़ी इलाके हो गए जहां पे सर्दियों में स्नोफॉल होता है, सड़कों पे बर्फ गिर जाती है। शिमला वगैरह में अक्सर दिक्कत आती है, लोग देखने तो जाते हैं बर्फ पड़ गई दिल्ली के लोग, दिल्ली को अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं, कार चलानी कैसे, हमें क्या समझ है। तो बर्फ में कार चलने नहीं वाली, क्योंकि बर्फ पे कार जाके स्केट मारती है। तो फिर क्या करें फिर अब, तो जो बर्फ, जो रोड मैनेजमेंट के लोग हैं उनका काम है ये, वो बर्फ पे सॉल्ट की लेयर स्प्रिंकल करते हैं। बर्फ पे नमक छिड़कने पे, ये लाइन गलत है लेकिन सुनना, बर्फ पे नमक छिड़कने पे बर्फ पिघल जाती है, लाइन गलत है, गलत है, पर बर्फ पे नमक छिड़कने पे बर्फ पिघल जाती है, ये लाइन सही है और गलत भी है। होता क्या है, होता यह है कि बर्फ जमी हुई है, बर्फ की प्रॉपर्टी है वो पिघलती रहती है और जमती रहती है इक्विलिब्रियम के कारण। हमारे को बर्फ दिखाई दे रही है, एक्चुअली वो पिघल भी रही है, जम भी रही है, पर क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, जितनी पिघली उतनी जम गई। तो हमें लगता है बर्फ जमी हुई है, बट एक्चुअली पिघलना और जमना चालू है। अगर आपने इस बर्फ पे नमक गिरा दिया या कैल्शियम क्लोराइड या कोई भी सॉल्ट ले लिया, व्हाट हैपेंस, बर्फ तो पिघलती है और जमती है। जैसी बर्फ पिघली, ऊपर नमक था, नमक उस पानी में मिक्स हो गया। दोबारा शुरू करते हैं, बर्फ जमी हुई है, हमें लग रहा है बर्फ जमी हुई है, बट एक्चुअली इक्विलिब्रियम का प्रोसेस कहता है वो पिघलती भी है और जम भी रही है, पिघली जम रही है, पिघलती भी नजर नहीं आती, माइक्रोसेकंड में पिघलती है, फिर दोबारा जम जाती है। दिस इज हैपनिंग एवरी टाइम। अगर आपने नमक डाल दिया, तो जैसे ही वो पिघली, जो पिघल रही थी पहले भी इक्विलिब्रियम के कारण, जैसे ही वो पिघली, उस पानी में क्या मिक्स हो गया, सॉल्ट। नमक वाले पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो ये जो बर्फ पिघली, इसमें पानी में नमक मिक्स हो गया, नमक वाले पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, वो वापस जमा ही नहीं। तो धीरे धीरे बर्फ पिघल तो रही है, लेकिन वापस जम, तो बर्फ पिघलती 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 चली जा रही है। तो सड़कों पे जो बर्फ गिर जाती है, उसको रिमूव करने के लिए मशीन भी आती है, कनाडा वगैरह में, बाकी देशों में जहां पे ये फ्रीक्वेंट फिनोमेना है, जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके पास मशीनें भी हैं। लेकिन जो एक आसान तरीका होता है वो होता है कि स्प्रिंकल, एक फॉक मशीन आती है, उसमें सॉल्ट एक फॉक की फॉर्म में होता है और उसको स्प्रिंकल करते हैं ऑन स्नो। नमक वैसे अवॉइड करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह प्रेफर करते हैं, बिकॉज़ नमक कोरोजन कॉज करता है, बाकी चीजों पे जो सड़कों में होती है तो हल्का उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन अभी बोलने के लिए सब कुछ ठीक है। फिर तो समझा रहा हूं, बर्फ है, पिघलती है, जमती है, पिघलती है, जमती है, नॉर्मल प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है। अगर आपने नमक गिरा दिया बर्फ के ऊपर, अब जब वो पिघलेगी तो पानी में नमक मिक्स हो जाएगा, नमक वाले पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, वो दोबारा जमेगा ही नहीं। इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, अब सिर्फ पिघलना ही पिघलना होगा, वापस जमना नहीं होगा। इसलिए कुछ देर के बाद आपको लगेगा कि बर्फ सारी पिघल गई। पढ़ो, NaCl or calcium chloride is non-volatile solute. It decreases freezing point of water. Hence, if outer temperature is 0 or -3, water plus NaCl mixture will not freeze because its freezing point is -21. आप देखो, पानी में नमक डाल दो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, -21। कई बच्चे ये क्वेश्चन कार के लिए भी पूछते हैं कि वो जो आपने ग्लाइकॉल यूज किया था, तो क्या हम पानी में नमक डाल सकते हैं, कभी भी नहीं, क्योंकि नमक कोरोजन कॉज करता है। कार में कई ऐसे पार्ट है जहां से कूलेंट होकर गुजरेगा तो वहां पे जंग आ जाएगा, तो ये कार के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके लिए तो ये जनरल स्टेटमेंट है, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट तो कम होना ही होना है। लेकिन कार में एज ए एंटी फ्रीज ग्लाइकॉल यूज करते हैं और सड़क पे बर्फ पिघलाने के लिए नमक या कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बढ़ो, 152 पे खड़े रहो, नीचे जगह है आपके पास। अब हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं डिप्रेशन के, नीचे ही रहो, स्पेस पे खड़े रहो, जगह है आपके पास। डेल्टा टीएफ के आपने दो फॉर्मूले सीखे, पहला फॉर्मूला बोलो, T0A माइनस TS, ये क्या है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। सेकंड फॉर्मूला बोलो, KF इनटू M, मोलैलिटी को खोल लो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। डेल्टा टीएफ आपको दिया हुआ आएगा हमेशा, तो जो भी क्वेश्चन आ रहा है यही दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। बताओ, अगर आपको दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट दे रखे हैं तो पहले T0A माइनस TS निकाल के डेल्टा टीएफ निकाल लो, वो डेल्टा टीएफ इस फॉर्मूले में डालोगे तो बाकी चीजें निकाल लोगे। मंडे को आपके सोल्यूशन का सेकंड टेस्ट है, ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा, ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा क्योंकि ऑलरेडी जो स्टाफ है वो प्रेशर में पेपर चेकिंग को लेके, और इसका टेस्ट में ऑब्जेक्टिव ले सकता हूं। इसमें भी न्यूमेरिकल आएंगे, 3 नंबर के न्यूमेरिकल भी डाले हुए हैं, पर अब उसके आंसर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, आपको पूरी प्रॉपर शीट्स मिलेंगी सॉल्व करने के लिए। पेपर चेकिंग में आसानी हो हमारे लिए, इसलिए पेपर ऑब्जेक्टिव है। आप उसे ऑब्जेक्टिव मत समझना न्यूमेरिकल को, आपको वही प्रॉपर गिवन लिख के अपने लिए रफ में प्रॉपर्ली सॉल्व करके आंसर निकालने होंगे। 3 न्यूमेरिकल हैं जो 3 मार्क्स के हैं, 2 न्यूमेरिकल हैं जो 2 मार्क्स के भी हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर जरूर है, लेकिन आप अपने लेवल जिस हिसाब से आप काम करते हो उसी हिसाब से काम करो। ऑब्वियसली आप जो आंसर टिक करोगे उस पर आपको इवैल्यूएट करेंगे, लेकिन आप जल्दबाजी मत करना, ये माइंडसेट मत समझ लेना कि क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है तो मैं तो 1 मिनट में कर लूंगा, नहीं होगा। न्यूमेरिकल 6-7 मिनट लगाएगा, तभी 3 न्यूमेरिकल ही बड़े देंगे क्योंकि 40 मिनट का पेपर है आपका। सो 3 न्यूमेरिकल उसमें बड़े हैं, 2 न्यूमेरिकल छोटे हैं, बाकी रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जैसे ऑब्जेक्टिव में हम लोग देते हैं। सेशन रीजनिंग दिया मैंने, सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालें। तो 25 नंबर का पेपर है, मंडे को 40 मिनट का टेस्ट होगा, उसके बाद हम अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप तैयारी करो, उसका सिलेबस वही है, नेक्स्ट 70 पेजेस, दैट इज एलिवेशन तक, जितना पहले हो गया था हेनरी तक हो चुका था, हेनरी के बाद से लेकर एलिवेशन तक। डिप्रेशन वाला जो आज करा रहा हूं टेस्ट में नहीं आएगा, मैसेज भेज दिया गया आपको। अपने लिए टेस्ट की इंपॉर्टेंस को समझो, छोटे छोटे टारगेट हैं, 70 पेजेस हैं, आसानी होगी आपको चीजें समझने में। जो सारे न्यूमेरिकल हैं पैकेज से दिए गए हैं, कोई कलाकारी नहीं है न्यूमेरिकल्स के अंदर, बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस जैसे क्लास में कराया वैसे ही पूछा हुआ है। और न्यूमेरिकल शुरू करते हैं डिप्रेशन पे। हाँ जी, 45 ग्राम ऑफ ग्लाइकॉल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ पानी। तो सॉल्यूट कौन है, ग्लाइकॉल, सॉल्वेंट कौन है, पानी। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 45 ग्राम, मोलर मास ऑफ ग्लाइकॉल किसी को याद है,
देखो मैं हर बार पूछता हूँ और बिल्कुल सन्नाटा रहता है। ये मुझे बताता है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम है। अगर आप ढंग से पढ़ते हो, ना चाहते हुए भी मोलर मासेस याद हो जाते हैं। खैर मर्जी आपकी। वेट ऑफ सॉल्वेंट है 600 ग्राम, चेंज इन किलोग्राम, क्योंकि मोलैलिटी का माहौल बनने वाला है तो किलोग्राम में हमें चाहिए होगा। केएफ की वैल्यू हमेशा आपको दी हुई आएगी, हमेशा, नो एक्सेप्शन। अगर केएफ दिया हुआ नहीं आया मतलब तुम्हें निकालना है, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन में कहा गया डेल्टा टीएफ निकालो और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो। दो चीजें निकालनी है, बट पहले आप यहां तक नोट करो, क्वेश्चन पढ़ो, यहां तक लिखो। आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है और डिप्रेशन निकालना है। डेल्टा टीएफ निकालने के दो तरीके से। फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करके वो तो आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पता नहीं आपको। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तो पता नहीं, तो निकालना ही है। इसका मतलब आप डेल्टा टीएफ कैसे निकालोगे? केएफ इनटू एम से। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं डेल्टा टीएफ। ऑब्वियसली वो निकलेगा केएफ इनटू एम से। केएफ दिया हुआ है पानी का 1.86, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 45, मोलर मास इज 62, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इज 6/10। बाकी मैथ सॉल्व किया, यहां से डेल्टा टीएफ आ जाएगा। डेल्टा टीएफ चेंज ऑफ टेंपरेचर है और मैंने कल भी आपको सिखाया चेंज ऑफ टेंपरेचर यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। डिग्री सेल्सियस में भी यही वैल्यू है, केल्विन में भी यही वैल्यू है, क्योंकि ये टेंपरेचर नहीं है, ये चेंज ऑफ टेंपरेचर है। यूनिट चेंज होने से वैल्यू में असर नहीं आएगा। जो भी लिख रहे हो उसको एब्जॉर्ब करो, बिकॉज़ मोलैलिटी के क्वेश्चन है, भ्रम में मत पड़ो। एलिवेशन डिप्रेशन के क्वेश्चन मोलैलिटी के क्वेश्चन है। अगर आपको मोलैलिटी आती है तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बी पार्ट, आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। डेल्टा टीएफ होता है टी नॉट ए माइनस टीएस। कॉन्सेप्ट रट्टा नहीं मारना, सोच समझ के। बार बार बोलते रहना है पानी में नमक डालने पे फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस गिरावट डिप्रेशन। टी नॉट ए कौन है? ये पानी है। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट पानी का कई बार दिया हुआ नहीं आता, क्योंकि यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर इट। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिसमें मर्जी काम करो, कोई इसमें नंबर नहीं करते, कोई लड़ाई नहीं है, कोई रूल नहीं है। तो डिग्री सेल्सियस में काम करना है तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, गिरावट आई है 2.25 की। इसका मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में 2.25 हो जाएगा। यही सिद्धांत है, उस सिद्धांत को बार बार रिवाइज करते रहो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। पानी जो 0 डिग्री पे फ्रीज कर रहा था, अब ग्लाइकोल डालने पे माइनस 2.25 पे फ्रीज कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो वो एग्जामिनर फेवरेट चॉइस है, पीछे 10 सालों में 5 बार आया हुआ है। यही पीवाईक्यू करने का सबसे बड़ा फायदा होता है, हमें दिखता है कि कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये एग्जामिनर फेवरेट चॉइस क्वेश्चन है। हर कुछ सालों में, हर अल्टरनेट ईयर्स में एग्जामिनर यही देना पसंद कर रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन में फॉल्ट है, तो कभी बताएंगे क्या कमी है, लेकिन ये क्वेश्चन आता जा रहा है। आओ देखें इसको। थोड़ा फैला हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, प्लानिंग रिक्वायर्ड है। 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन। फर्स्ट लाइन, आई कॉल इट स्टेप 1। गिवन नहीं लिख रहा मैं, पहले स्टेप 1 लिख रहा हूं। रीड फर्स्ट लाइन। आप पहली लाइन को पढ़ो और डाटा लिखो। हाँ जी, सॉल्यूट कौन है बोलो? शुगर। थोड़ा बोला करो यार, आए हो तो बोलो। सॉल्वेंट कौन है? पानी। 5% बाय मास का क्या मतलब है? 5 ग्राम चीनी प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम। मोलर मास ऑफ चीनी, चीनी का फॉर्मूला होता है C12 H22 O11। टॉपिक मासेस रखोगे तो आ जाएगा 342। याद करने की कोशिश करो, ग्राम पर मोल। पानी का मास कितना हो जाएगा? 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 5 ग्राम का चीनी है, तो पानी का मास हो गया 95 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। और आपसे क्या रखा है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे रखा है कितना? 271 केल्विन। और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट लास्ट लाइन में आपको दे रखा है, पढ़ लो, 273.15 केल्विन। एग्जैक्ट वैल्यू देखिए, 273.15 केल्विन। सो ये फर्स्ट लाइन का डाटा है। डब्ल्यू भी पता है, एम भी पता है, डब्ल्यू भी पता है, दोनों फ्रीजिंग पॉइंट पता है, क्या नहीं पता? केएफ नहीं पता। क्वेश्चन की प्लानिंग क्या है? यहां से केएफ निकाल के सेकंड पार्ट में यूज करो। हर क्वेश्चन में केएफ दिया हुआ आता है, हर क्वेश्चन में के भी दिया हुआ आता है। नहीं दिया हुआ आया मतलब निकालना था। तो क्वेश्चन की प्लानिंग है, यहां से केएफ निकालो एंड यूज दिस केएफ विद द सेकंड लाइन, सेकंड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि सॉल्वेंट सेम है तो केएफ सेम रहेगा। तो रीड फर्स्ट लाइन, एम है इस लाइन का हमारा केएफ निकालना है। लिखा नहीं हुआ लेकिन ये प्लानिंग है, आपको पहले केएफ निकालना है। उसको निकालने की मैं तैयारी कर रहा हूं। सबसे पहले मैं डेल्टा टीएफ निकाल रहा हूं, व्हिच इज T0 A माइनस टीएस। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 और ये है 271 केल्विन। डेल्टा टीएफ का दूसरा फॉर्मूला, मोलैलिटी को खोल लो, रीअरेंज करो, यहां से केएफ निकालेंगे। कोई वैल्यू डालने की जल्दी नहीं करनी, कहीं जाना नहीं है, कहीं भागना नहीं है, पेशेंस डेवलप करो। सिर्फ वैल्यूज डालेंगे, सॉल्व नहीं करना इसको। 2.15 सॉल्यूट का मास, मोलर मास 342, सॉल्वेंट का मास 95/1000 और सॉल्यूट का गिवन मास इज 5। केएफ की यूनिट क्या होती है? केल्विन किलोग्राम पर मोल। डोंट सॉल्व इट, इसको सॉल्व मत करो। देखो क्यों नहीं सॉल्व करें? क्योंकि इसी को एज इट इज जब आगे पुट करते हैं तो काफी चीजें कॉमन होकर कट जाती हैं, तो आपका सॉल्यूशन में टाइम बचेगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन पूरा रीड नहीं करा। पानी में चीनी को घोला, 5% चीनी थी। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पता है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट पता है, डब्ल्यू भी पता है। अकल कॉमन सेंस जो मैं कह रहा हूं आप में डेवलप ही नहीं हो पा रही। मैं कल को लेकर तभी मैं कहता हूं आपका एप्टीट्यूड पुअर है। नहीं तो अगर आपकी दिमाग अवेयर हो, जागृत माइंड हो, तो वो सोचेगा यार इसमें रह गया निकालने के लिए। डेल्टा टीएफ पता है, डब्ल्यू भी पता है, एम भी पता है, डब्ल्यू करूंगा क्या? ऑब्वियसली बात है केएफ निकाल। ना भी समझ में आए तो केएफ निकाल, क्योंकि और तो इस लाइन का कोई मीनिंग बचा ही नहीं। अगर टीएस भी पता है, T0 A भी पता है, डब्ल्यू भी पता है, एम भी पता है, डब्ल्यू पता है, तो करेगा क्या? बचा क्या निकालने के लिए? सिर्फ केएफ। तो प्लानिंग नहीं भी आती तो कॉमन सेंस कि यार सिर्फ केएफ ही है, हर क्वेश्चन में दिया हुआ आता है, इस क्वेश्चन में दिया नहीं आया हुआ, इसलिए केएफ निकालना होगा। तो बच्चे उसको एक कदम आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल में कदम उठाना पड़ता है। आप न्यूमेरिकल में डिफेंसिव दूर से देख रहे होते हैं, न्यूमेरिकल में घुस के सॉल्व करना होता है। जिस हद तक जहां तक हम कदम उठाते हैं, लेट अस सी व्हाट हैपेंस, ऐसे करके। बाकी ये क्वेश्चन कोई सस्पेंस नहीं रहेगा, बिकॉज़ हमारे टेस्ट का ये पार्ट रहेगा। पीवाईक्यू करोगे, स्कूल एग्जाम दोगे, बाकी भर के क्वेश्चन मिलना है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पिछले 10 सालों में 4-5 बार आया हुआ है तो स्कूल टीचर भी जरूर देगी क्वेश्चन, तो याद हो जाएगा आपको। सॉल्व क्यों नहीं करेंगे आप समझ जाओगे जब हम इसको यूज करेंगे। 2 पेज खाली है इसमें, अगला पेज भी है आपके पास। अब सेकंड लाइन पढ़ो, क्या हुआ? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज गिवन टू यू। तो क्वेश्चन ये था कि जब मैंने पानी में 5% चीनी डाली, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, बोलो, जब पानी में 5% चीनी डाली तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 271। चेक करो,
पानी में 5% चीनी डाली तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 271। क्वेश्चन क्या है, अगर मैं पानी में, बोलो, अगर मैं पानी में 5% ग्लूकोज डालूं तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ये सवाल है। तो नाउ रीड सेकंड लाइन, स्टेप सेकंड इज योर सेकंड लाइन। आपको टीएस निकालना है। क्या क्या पता है आपको? पहली बात, क्योंकि चीनी भी पानी में घोली है और ग्लूकोज भी पानी में घोला है, तो व्हाट इज कॉमन इज केएफ। वो केएफ जो आपने पीछे निकाला है वो एज इट इज देखना है आपको, व्हिच इज 2.15 342 95 डिवाइड बाय 5000। 5 इंटू 1000 था ना, तो मैंने उसको 5000 लिख दिया। हाँ जी, 5% ग्लूकोज। अब सॉल्यूट आपका ग्लूकोज है, अब सॉल्यूट ग्लूकोज है, सॉल्वेंट अभी भी पानी है, का मतलब है 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम का सोल्यूशन। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट नाउ इज 5 ग्राम, पानी का मास 95 ग्राम, चेंज इन किलोग्राम। मोलर मास ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल। और टी नॉट आपको पता है, टीएस आपको निकालना है, यहां तक नोट करो। एक्चुअली कैलकुलेशन इसमें कम करनी पड़ती है, लगता है कि क्वेश्चन में 2 पार्ट हो गए, 2 बार फॉर्मूला लगाने, बट एक्चुअली कैलकुलेशन कम है, क्योंकि हमने केएफ तो वहां सॉल्व करा ही नहीं है, उसको एज इट इज यूज कर रहे हैं, तो टाइम बचता है कैलकुलेशन में। जो पहले पार्ट में केएफ है वो सेकंड पार्ट में क्यों यूज कर पा रहे हो, बिकॉज केएफ डू नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्यूट, इट डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट। चीनी भी पानी में घोली थी, नमक भी पानी में घोला है, सो व्हाट इज कॉमन इज पानी। तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगाया केएफ इनटू एम। सबसे पहले हम डेल्टा टीएफ निकालने जा रहे हैं इस फॉर्मूले से। केएफ की वैल्यू हमें मालूम है 2.15 342 95 by 5000। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 5, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 180, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 95 by 1000। तो आपको अपने आप दिखेगा कि कई सारी चीजें, जैसे ये 5 से 5 कट गया, ये 1000 से 1000 कट गया, 95 से 95 कट गया, तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी इसकी। इसलिए हमने फर्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व भी नहीं किया था केएफ को। 95 भी कट रहा है, 5000 भी कट रहा है, इसको सॉल्व करके आंसर आता है 4.09। इसका मतलब जब हम पानी में 5% ग्लूकोज डालते हैं तो डिप्रेशन आता है 4.09। हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। डेल्टा टीएफ क्या होता है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट माइनस डिप्रेशन। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 जो केल्विन में दिया हुआ है आपको, गिरावट आपने निकाल ली है केल्विन में, सॉल्व करेंगे, यहां से आंसर आएगा। 2 से 4 बार ये क्वेश्चन लिख के देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी क्वेश्चन डिप्रेशन का ऐसा नहीं है जो इतनी बार आया हो जितनी बार ये आया है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। लिखो, और कोई डाउट है तो पूछो। अगला क्वेश्चन भी फेमस क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है, 2 पार्ट में चलता है, 2 लाइनें उस क्वेश्चन में भी। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है जी, बस प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। डाटा सारा दिया हुआ है, सब कुछ है आपके पास, ज्यादा फॉर्मूले तो है नहीं, 2 फॉर्मूले हैं खेलने के लिए, कभी ये पहले लगा रहे होते हो, कभी ये पहले लगा रहे होते हो, तो देखोगे ना डाटा क्या दिया हुआ है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो बाद में लगेगा ना, ऑब्वियसली डेल्टा टीएफ निकलेगा पहले। 2 एलिमेंट है ए और बी, और वो 2 कंपाउंड बना रहे हैं AB2 एंड AB4। जैसे लेड, लेड और क्लोरीन 2 एलिमेंट है, वो 2 कंपाउंड बनाते हैं PbCl2 एंड PbCl4। जैसे टिन, टिन और क्लोरीन 2 कंपाउंड है, 2 एलिमेंट है, वो कंपाउंड बनाते हैं SnCl2 SnCl4। AB2 AB4 2 एलिमेंट है ए और बी, वो 2 कंपाउंड बना रहे हैं AB2 एंड AB4। स्टेप 1, रीड फर्स्ट लाइन AB2 के बारे में पढ़ो। सो 2 एलिमेंट है ए एंड बी, दे फॉर्म 2 कंपाउंड AB2 AB4। अब आप AB2 के बारे में पढ़ो, जब 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 डाला गया, ऐसा करने पे फ्रीजिंग पॉइंट कितना घट गया, तो यहां डेल्टा टीएफ दिया हुआ है, कितना घट गया, 2.3 केल्विन। बस यहां तक रुको। हाँ जी, सॉल्यूट कौन है, AB2। सॉल्वेंट कौन है, मैं यहां सिंबल यूज नहीं कर सकता क्योंकि ए और बी हम लोग बोल देते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए, पर यहां पे ए और बी 2 एलिमेंट है, तो हम ये क्वेश्चन बिना सिंबल के करेंगे। सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन। हाँ जी, गिवन मास ऑफ AB2 1 ग्राम, गिवन मास ऑफ बेंजीन, पढ़ो बेटे, बोलो, क्वेश्चन में पढ़ो साथ साथ। 20 ग्राम, मोलर मास AB2 का, मोलर मास AB2 का हमें नहीं पता, वो हम निकालेंगे। और गिरावट डिप्रेशन दे रखा है सीधा, डेल्टा टीएफ 2.3 केल्विन, और आपको केएफ की वैल्यू दे रखी है 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल। प्लानिंग, हमें क्वेश्चन में दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मासेस निकालने हैं। प्लानिंग, हम सबसे पहले मोलर मासेस निकालेंगे AB2 और AB4 के, उनको सॉल्व करके एटॉमिक मासेस निकालेंगे। फॉर्मेट बहुत छोटा है क्योंकि डेल्टा टीएफ का एक ही फॉर्मूला यूज करना है आपको, सिर्फ KF into M, क्योंकि डेल्टा टीएफ तो गिवन है आपको सीधा। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मैं यहां से निकालूंगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट AB2। अभी भी कोई जल्दी नहीं है, पेशेंस, जितने स्टेप्स फालतू लिखोगे उतना क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा, आज भी और रिवीजन करते वक्त भी। KF की वैल्यू गिवन है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 1, डिप्रेशन इज 2.3 एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 20 ग्राम, चेंज इन किलोग्राम। यहां से सॉल्यूट का AB2 का मोलर मास आ जाएगा, व्हिच कम्स आउट टू बी 110.87। वैल्यू अच्छी नहीं आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, ग्राम का। 2 एलिमेंट है ए और बी, वो 2 कंपाउंड बना रहे हैं AB2 एंड AB4। पहली लाइन AB2 के बारे में, 1 ग्राम AB2 20 ग्राम बेंजीन में लिया, ऐसा करने पे गिरावट डिप्रेशन आया 2.3 केल्विन। केएफ दे रखा है, यहां से मोलर मास निकाल लेंगे AB2 का। सेकंड लाइन वो कहता है, सेकंड लाइन में वो कहता है अब 1 ग्राम AB4 लिया,
अब 1 ग्राम AB4 लिया, उसको 20 ग्राम बेंजीन में डाला, अब गिरावट आ रही है 1.3 केल्विन की। 1 ग्राम AB2 लिया था 20 ग्राम बेंजीन में, तो गिरावट आई है 2.3 केल्विन की। 1 ग्राम AB4 लिया 20 ग्राम बेंजीन में, गिरावट आ रही है 1.3 केल्विन की। इसमें भी एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है सॉल्यूशन के लिए। अब सॉल्यूट है AB4, सॉल्वेंट अभी भी है बेंजीन। 1 ग्राम AB4 लिया, मोलर मास निकालना है इसका 20 ग्राम बेंजीन में, सब कुछ सही रखा हुआ है। अब की बार गिरावट आई है 1.3 केल्विन की। केएफ वही रहेगा क्योंकि जब तक सॉल्वेंट बेंजीन है तब तक केएफ सेम रहेगा। यहां से हम निकालेंगे मोलर मास AB4 का। ये आ रहा है 196.15 ग्राम पर मोल। हमें ए और बी के एटॉमिक मासेस निकालने हैं। अब तक हमने AB4 और AB2 के मोलर मासेस निकाले हैं। सिंबल यूज नहीं करें हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि सिंबल ए और बी यूज करते हैं, पर यहाँ पे ए और बी खुद ही सॉल्यूट, खुद ही दो एलिमेंट के सिंबल है, इसलिए विदाउट यूजिंग शॉर्टकट सिंबल प्रॉपर लिख रहे हैं। बेंजीन पूरा लिख रहे हैं, सॉल्यूट AB2 AB4 पूरा लिख रहे हैं। अब सवाल है, अगर हमें मोलर मासेस पता है तो एटॉमिक मासेस कैसे निकालते हैं? CO2 का मोलर मास कैसे निकालते हैं? कार्बन का मास प्लस 2 ऑक्सीजन का मास। पानी का मास कैसे निकालते हैं? 2 हाइड्रोजन का मास प्लस 1 ऑक्सीजन का मास। मोलर मासेस कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मासेस को ऐड करके। AB2 का मास कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास ऑफ A प्लस ट्वाइस एटॉमिक मास ऑफ B। AB4 का मास कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B। ये देखो, तो आपको पता है MAB2 और MAB4। MAB2 है 110.87 और AB4 का मोलर मास है 196। अब लिखना कैसे है? Ma प्लस 2MB एटॉमिक मास ऑफ A प्लस ट्वाइस एटॉमिक मास ऑफ B इज दिस। एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 4 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ B इज दिस। मैथ है जिसके बाद आपको पता होगा एक बड़ा आसान तरीका ये सॉल्व करने का। ये आ जाएगा -2MB माइनस 196.15 प्लस 110.87। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 42.64। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। पुट MB इन इक्वेशन 1, 2 में भी पुट कर सकते हो, तो वहां से MA का मास निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने के यहाँ से MA आ जाएगा। फॉर्मेट कैलकुलेशन आसान है, बस थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा हो जाता है तो बच्चे घबराते हैं, बिकॉज लिख के प्रैक्टिस नहीं हो रही। कोई खास फॉर्मुला यूज नहीं हो रहा, कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, बस काम बढ़ जाता है, क्योंकि आखिरी में मोलर मासेस से एटॉमिक मासेस निकालने हैं। पहले MB निकाल लो, MB की वैल्यू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में भी डाल सकते हो, उसको सॉल्व करके MA निकल जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आता है 158 जेई नीट सीयूईटी। इस क्वेश्चन ने सब में धूम मचाई हुई है। एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, उसको जमाया गया, एक सॉल्यूशन है, उसको जमाया गया, डिप्रेशन आ रहा है 0.186 केल्विन का। उसी सॉल्यूशन को उबालेंगे तो एलिवेशन कितने का आएगा? समझ आ रहा है सवाल क्या है? एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूट ले लो, सॉल्वेंट ले लो, एक सॉल्यूशन है, उसको जमाया, डिप्रेशन कितने का आ रहा है? 0.186 केल्विन का। उसी सॉल्यूशन को अगर उबालते हैं, सेम सॉल्यूशन को, तो व्हाट इज कॉमन? सेम सॉल्यूशन। व्हाट इज कॉमन? मोलैलिटी। उसी सॉल्यूशन को उबालना है, तो एलिवेशन कितने का आएगा, ये पूछा हुआ है। तो आपके पास एक सॉल्यूशन है, इसमें जो सॉल्वेंट है उसका केएफ आपको पता है, पानी है सॉल्वेंट। इस सॉल्यूशन को जमाया गया, डिप्रेशन की वैल्यू आ रही है 0.186 केल्विन। क्वेश्चन क्या है? सेम सॉल्यूशन, उसी सॉल्यूशन को अगर उबालें, पहले जमाया था, अब सेम सॉल्यूशन को उबाल रहे हैं। पानी का केबी उबालते वक्त केबी होता है 0.52। इसको उबालेंगे तो कितने का एलिवेशन आएगा, मतलब कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये पूछा हुआ है। अप्रोच सॉल्व करने की, व्हाट इज कॉमन इज सेम सॉल्यूशन, तो दोनों की मोलैलिटी सेम होगी, दे विल हैव सेम मोलैलिटी, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है, पहले उसको जमाया है फिर उसको उबाला है, तो सॉल्यूशन सेम है, तो मतलब मोलैलिटी सेम है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो सेम है। जैसे पानी में नमक घोल दिया, जमा लिया, उसी सॉल्यूशन को उबाल दिया। हाँ जी, फॉर्मुला डेल्टा टीएफ का फॉर्मुला होता है केएफ इंटू एम, डेल्टा टीबी का फॉर्मुला होता है केबी इंटू एम। क्योंकि मोलैलिटी दोनों सॉल्यूशन की सेम है, इनको डिवाइड कर दो, क्योंकि मोलैलिटी सेम है तो वो कैंसिल हो गए। आपको एलिवेशन निकालना था, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा।
डायग्राम के साथ समझा दिया, हालांकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बिकॉज कई बच्चे से विजुलाइज नहीं कर पाते, तो बस बोलते रहो एक ही सोल्यूशन है, पहले उसको जमाया अब उसको वाला, क्योंकि सोल्यूशन सेम है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज आल्सो सेम। फ्रीज करते हैं तो पानी का केएफ 1.86 है, उबालते हैं तो पानी का केबी यूज होता है जो 0.52 है। सॉल्वेंट सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि केएफ और केबी सेम हो जाएंगे। उबालते वक्त केबी अलग है, जमाते वक्त केएफ अलग है। अगला क्वेश्चन है, वैसे होमवर्क क्वेश्चन थे तो ये आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट करा रहे हैं आपको क्लास में। क्वेश्चन कह रहा है बताओ कितना विटामिन सी हमें डालना पड़ेगा 75 ग्राम एसिटिक एसिड में, ताकि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1.5 डिग्री कम हो जाए। मेल्टिंग पॉइंट बॉक्स में लो, एरो खींच के लिखो फ्रीजिंग पॉइंट। छोटी छोटी बातें बच्चे मार खाए हुए हैं, छोटी छोटी बातें। बच्चा कहता है मेल्टिंग पॉइंट दिया, नहीं फ्रीजिंग पॉइंट दिया, क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट तो एक ही होता है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 है, फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट आर सेम थिंग। हर क्वेश्चन में एनसीईआरटी पत्ता फेंकती है, कुछ टीज करती है, आपको उसे समझना है और आगे बढ़ना है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सॉल्यूट है विटामिन सी, इसका फॉर्मुला आपको दे रखा है। सॉल्वेंट है यहाँ पे एसिटिक एसिड, कितना विटामिन सी डालें, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मोलर मास एसिटिक एसिड विटामिन सी का खुद निकालना होगा, एटॉमिक मास को ऐड करके। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। सॉल्वेंट का केएफ दिया हुआ आएगा, डेल्टा टीएफ दे रखा है। मेल्टिंग फ्रीजिंग एक ही बात होती है, उसने बोला है लोअर इस मेल्टिंग पॉइंट बाय, बाय का मतलब होता है इतना घट गया, तो डेल्टा टीएफ सीधा दिया हुआ है। तो बस डेल्टा टीएफ का फॉर्मुला लगाना है, खोलना है, वैल्यू डालनी है, ये अपने आप को खुद ही सॉल्व कर लेगा। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, 1 ग्राम सॉल्यूट को 50 ग्राम बेंजीन में डाला, फ्रीजिंग पॉइंट 0.40 केल्विन घट गया। अगेन आपको डिप्रेशन, तो इस क्वेश्चन में आसान चीज है कि सीधा डेल्टा टीएफ दिया हुआ है आपको, केएफ की वैल्यू दे रखी है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। जो इस क्वेश्चन में किया था एज इट इज सेम करना है, यहाँ पे डब्ल्यू भी निकालना था, अब आपको एम भी निकालना है। तो सॉल्यूट का नाम हमें नहीं पता, सॉल्वेंट बेंजीन है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.40 केल्विन, केएफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। डेल्टा टीएफ का फॉर्मुला लगाया, मोलालिटी को खोला, मोलर मास निकालना है, केएफ की वैल्यू है 5.12, वेट ऑफ सॉल्यूट है 1 ग्राम, डेल्टा टीएफ 0.40 और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इज 50/1000। आंसर आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल। कोऑर्डिनेशन की क्लास आज हो गई है, अगली क्लास कोऑर्डिनेशन की कल है। इसके अलावा आपका टेस्ट है, मंडे को आपका टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसमें वेपर प्रेशर जहां से शुरू हुआ है से लेकर एलिवेशन तक आएगा। आज के लिए इतना काफी है।